मैं रामावतार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अरस्तु द्वारा संविधानों का वर्गीकरण किस तरह किया उसके बारे में बताऊंगा। अरस्तु द्वारा अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में संविधानों का वर्गीकरण किया है। वैसे अरस्तु ने अपनी पुस्तक की जब रचना की तो उसने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के उपरांत अपनी ग्रंथ की रचना की और उन्होंने अपने ग्रंथ की विषय सामग्री के रूप में प्लेटो द्वारा स्टेट्समैन्स नामक ग्रंथ में दिए गए अध्ययन को भी आधार बनाया और उस समय कई देशों में जो संविधान प्रचलन था उन सभी का अध्ययन करके विषय सामग्री के रूप में उनका प्रयोग किया। संविधान क्या है, इसके विषय में अरस्तु कहते हैं कि संविधान एक जीवन पद्धति है। संविधान जीवन निर्वाह का एक विशेष मार्ग है। संविधान द्वारा राज्य के विभिन्न मनुष्यों के जीवन निर्वाह के नियम निर्माण की प्रक्रिया को समझाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान के अंतर्गत वे सभी नियम एवं कानून निहित होते हैं जिनके आधार पर व्यक्ति अपना जीवन संचालित करता है या जिसके आधार पर राज्य अपने राज्य को सुरक्षित रखता है। संविधान के द्वारा ही ये निश्चित किया जाता है कि राज्य की रूपरेखा क्या है या राज्य का आधार क्या है या उसका आकार क्या है। इसके बारे में संविधान के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। संविधान ये निर्धारित करता है कि शासन सत्ता का संचालन किस अमुक सर्वोच्च पद में निहित होगा, अर्थात शासन संचालन करने की संपूर्ण शक्ति किस पद में निर्धारित की गई है, इसका निर्णय भी संविधान के द्वारा ही किया जाता है। राज्य का लक्ष्य क्या है और जनता का लक्ष्य क्या है, इन्हें दोनों लक्ष्यों को संपूर्ण करने का मार्ग संविधान से ही निकलता है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान के आधार पर भी हम सही तरीके से राज्य को पहचान सकते हैं कि राज्य लोक कल्याणकारी है, कि राज्य निरंकुशता पर आधारित है। इसकी पहचान संविधान के आधार पर ही होती है। अब हम देखते हैं कि अरस्तु द्वारा संविधानों का वर्गीकरण जो किया है उसके लिए उन्होंने दो आधार लिए हैं। एक आता है आधार संख्यात्मक आधार, अर्थात संख्या के आधार पर। दूसरा जो आधार बनता है वह उद्देश्य या लक्ष्य को उन्होंने आधार माना है। वैसे सर्वप्रथम संविधानों का वर्गीकरण जो किया वो अरस्तु के द्वारा ही किया गया है। इससे पूर्व में संविधानों के बारे में बताया गया है, लिखा गया है, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन या वर्गीकरण संविधानों का नहीं किया किसी भी विद्वान के द्वारा। तो हम कह सकते हैं सर्वप्रथम संविधानों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वर्गीकरण करने का प्रयास या कार्य अरस्तु के द्वारा ही संपन्न किया गया है। अब हम पुनः संख्या के आधार पर संविधानों का जो वर्गीकरण है उस विषय पर आते हैं। तो यहाँ आती है कि राज्य की संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, अर्थात जो सत्ता है उसका संचालन कितने व्यक्तियों के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो यहाँ था एक व्यक्ति के द्वारा या कुछ व्यक्तियों के द्वारा
या अनेक व्यक्तियों के द्वारा। तो एक व्यक्ति के द्वारा जो शासन किया जाएगा उसको हम बोलेंगे राजतंत्र, और कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो शासन संचालन किया जाएगा उसको बोलते हैं हम कुलीन तंत्र, और जब अनेक व्यक्तियों के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है उसको बोलते हैं हम बहुसंख्यक तंत्र। अर्थात ये शासन के या संविधान के वर्गीकरण के प्रथम प्रयास था, प्रथम आधार था। द्वितीय आधार को हम उद्देश्य के आधार पर निर्धारित करते हैं। तो उससे पहले हम पुनः आते हैं कि उद्देश्य के आधार पर संविधान का वर्गीकरण कैसे हो सकता है। तो यहाँ आता है शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है, जन कल्याण या निहित स्वार्थ। अर्थात शासन करने वाली सत्ता का जब उद्देश्य जन कल्याण या स्वयं का निहित स्वार्थ पूरा करना है तो उसे हम उद्देश्य के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण कह सकते हैं। जब एक व्यक्ति का शासन जनता के हित में हो तो उसे हम राजतंत्र कहते हैं, और जब कुछ व्यक्तियों का शासन जनता के हित में हो, जन कल्याण के ऊपर आधारित हो तो उसे हम कुलीन तंत्र कहते हैं, और जब अनेक व्यक्तियों का शासन हो परंतु उसका उद्देश्य जन कल्याण हो और जन कल्याण के लिए वह कार्य करता है तो उसे हम प्रजातंत्र कहते हैं। अगर इसी तरह हम कह सकते हैं जो इसका द्वितीय आधार बनता है उसका आधार नैतिक आधार है, जिसके दो रूप आते हैं, स्वाभाविक रूप और विकृत रूप। अर्थात स्वाभाविक रूप आता है इसका शुद्ध रूप, और विकृत रूप होता है जिसमें दोष निहित हों, जिसमें दोष समाहित हो गए हों, अर्थात उनका उद्देश्य बदल गया हो, उनका लक्ष्य बदल गया हो, तो यहाँ आएगा उसका विकृत रूप। तो यहाँ आता है अगर इन सभी का उद्देश्य एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन या अनेक व्यक्तियों का शासन, इन सभी का उद्देश्य जन कल्याण की जगह अपने स्वार्थ पूर्ति के ऊपर टिका हो, अर्थात इनका उद्देश्य अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा हो, तो वह विकृत शासन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हम कहेंगे राजतंत्र एक व्यक्ति का शासन है, श्रेष्ठ शासन है, परंतु ये तभी तक अच्छा है जब तक इसका उद्देश्य जन कल्याण हो। कुछ व्यक्तियों का शासन जिसे हम कुलीन तंत्र कहते हैं, जब इसका उद्देश्य जन कल्याण हो, जनता के हित में कार्य करता ये रहे, तो ये कुलीन तंत्र है, अच्छा शासन माना जाता है। परंतु जब ये निरंकुश या यूँ कहें कि ये अपने स्वार्थ की पूर्ति पा जाए तो उसे वर्ग तंत्र या फिर धनिक तंत्र कहेंगे। इसी प्रकार से राजतंत्र जब एक व्यक्ति का शासन होता है, जनता के हित में कार्य करता है तो राजतंत्र है, परंतु जब अपने स्वार्थ पर टिका हो, अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगा हो, तो उसे हम निरंकुश तंत्र की संज्ञा देते हैं। अब आता है अनेक व्यक्तियों का शासन। तो अनेक व्यक्तियों के शासन में आता है प्रजातंत्र या बहुतंत्र या बहुसंख्यक तंत्र। तो यहाँ आता है जब अनेक व्यक्तियों का शासन जन कल्याण के लिए हो, जन कल्याण के हित में कार्य करता हो, जनता के उद्देश्य पूर्ति में सहायक हो, तो ऐसा अनेक व्यक्तियों का शासन प्रजातंत्र या जिसे हम पॉलिटी कहते हैं या बहुसंख्यक शासन कहते हैं, यह शासन सर्वश्रेष्ठ शासन माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी व्यक्तियों को भाग लेने का अवसर मिलता है और सभी व्यक्तियों के कल्याण के हित में यह शासन कार्य भी करता है। इसीलिए अरस्तु ने भी सर्वश्रेष्ठ शासन के रूप में इस पॉलिटी को ही चुना है, बहुतंत्र को ही चुना है, संयमित प्रजातंत्र को चुना है, क्योंकि इसका लक्ष्य जन कल्याण है। अगर जब ये अनेक व्यक्तियों का शासन अपने स्वार्थ पूर्ति पे टिक जाए, अपने स्वार्थ के लिए लगा हो, जन कल्याण की अवहेलना की जाती हो, तो यह भीड़ तंत्र में तब्दील हो जाता है या प्रजातंत्र में तब्दील हो जाता है। भीड़ तंत्र वह शासन तंत्र है जहां जनता के द्वारा शासन तो किया जाता है, अर्थात अनेक व्यक्तियों के द्वारा शासन तो किया जाता है, परंतु उनका उद्देश्य अपने स्वार्थ की पूर्ति या अपने कुछ व्यक्तियों
के हितों की पूर्ति तक सीमित हो जाता है। ऐसे शासन को हम भीड़ तंत्र या विकृत प्रजातंत्र के रूप में चिन्हित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अरस्तु के द्वारा जो शासनों का वर्गीकरण किया वह राजतंत्र के आधार पर, राजतंत्र अच्छा शासन है, सर्वश्रेष्ठ शासन है, एक व्यक्ति का शासन है, परंतु वे उस समय तक अच्छा है जब तक इसका लक्ष्य जन कल्याण हो। अगर यह है तानाशाही रूप में परिवर्तित हो जाता है जब इसका उद्देश्य स्वार्थ के ऊपर परिवर्तित हो जाए। दूसरा रूप आता है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र जो है कुछ व्यक्तियों का शासन होता है, अच्छा शासन होता है, परंतु उद्देश्य बदलते ही ये भी एक विकृत रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो धनिक तंत्र में परिवर्तित हो जाता है, या हम यूँ कहें कि वर्ग तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। सर्व प्रजातंत्र जिसे पॉलिटी कहते हैं सर्वश्रेष्ठ शासन है, और जब इसका रूप बदलता है अर्थात स्वार्थ में तब्दील होता है, निहित स्वार्थ की पूर्ति में लगता है, तो प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र या ये शासन का विकृत रूप है। इस प्रकार से अरस्तु ने अपने संविधान का जो वर्गीकरण किया उसमें उन्होंने ये कहा कि शासन के दो रूप हैं, संख्या के आधार पर और लक्ष्य के आधार पर। संख्या के आधार पर है कि शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, उसके बाद आता है कि इसके लक्ष्य क्या हैं। इसी के आधार पर हम स्वाभाविक शासन या विकृत शासन के रूप में इनको हम बांटते हैं। एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र, इसका स्वाभाविक रूप है, शुद्ध रूप है। इसका विकृत रूप है निरंकुश तंत्र। उसी प्रकार से कुछ व्यक्तियों का शासन शुद्ध रूप है कुलीन तंत्र और विकृत रूप है वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र। उसके बाद आता है अनेक व्यक्तियों का शासन संख्या के आधार पर, तो ये इसका स्वाभाविक रूप आता है संयत प्रजातंत्र या बहुल तंत्र, जिसे हम पॉलिटी कहते हैं। ये पॉलिटी ही सर्वश्रेष्ठ शासन माना जाता है अरस्तु के द्वारा। इसका विकृत रूप जो आता है वह है भीड़ तंत्र या विकृत प्रजातंत्र। अतः अरस्तु अपने संविधानों के वर्गीकरण में इस प्रकार से वर्गीकरण करता है, और इसी को आधार मानकर हम कह सकते हैं कि कौन सी शासन प्रणाली श्रेष्ठ है, कौन सी शासन प्रणाली में